हेलो एवरीवन। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था प्रस्तावना, यानी द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कौन से आदर्श को हम लोगों ने अपनाया है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें किस बारे में बताती है। वो भारतीय संविधान का एक परिचय पत्र है, यानी एक आइडेंटिटी कार्ड है, एक आईना है। हमने इस बारे में बात की थी। आई होप वो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज सेकंड लेक्चर है हमारा, सेमेस्टर फर्स्ट, और कोड है 1002, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग आज समझेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए। माई सेल्फ मोहम्मद मुस्तकीम, असिस्टेंट प्रोफेसर। आई हैव डन माई BCom, LLB, LLM, and I have qualified 4 times UGC NET, and right now I am pursuing my PhD in law. So stay tuned. चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बहुत बेसिक से दो बातें समझनी पड़ेंगी। इस संविधान की जो प्रकृति है कितने तरह की होती है और कैसी होती है। तो यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि एक तो संविधान होता है एकात्मक, यूनिटरी, और एक होता है संघात्मक, यानी फेडरल। जो एकात्मक संविधान होता है, एकात्मक प्रकृति जो संविधान की होती है, यूनिटरी जिसको कहा जाता है, इसकी खास बात होती है कि इसमें एक ही गवर्नमेंट होती है, एक ही सरकार होती है। यानी ये ऐसा संविधान होता है जो सिर्फ एक ही सरकार की बात करता है, और वो जनरली केंद्र सरकार या केंद्रीय सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो पूरे देश को चलाती है। पूरे देश को चलाती है। हो सकता है उसकी अलग अलग यूनिट्स हो, भले ही वहां पर उसको डिवाइड किया हो, लेकिन पूरी तरह जो कंट्रोल होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फॉर एग्जाम्पल चाइना। चलिए सर, ये तो समझ आ गया कि एकात्मक मतलब एक, यूनिटरी, एक सिंगल लेवल की गवर्नमेंट, सिंगल लेवल की गवर्नमेंट। तो ये तो होता है एकात्मक। अब हम आते हैं संघात्मक, यानी फेडरल क्या होता है। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, संघ। तो संघात्मक की विशेषता ये होती है कि इसमें कम से कम दो प्रकार की सरकार मिलेगी आपको। कम से कम दो प्रकार की। टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। अब इंडिया में आपने पता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है,
केंद्र सरकार। ठीक है। और दूसरी होती है हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकार। हालांकि हमारे यहाँ एक लोकल गवर्नमेंट भी होती है, जो म्यूनिसिपैलिटी है, ग्राम पंचायत है, ये भी। बट फेडरल होने के लिए कम से कम 2 लेवल की सरकार का होना जरूरी है, तो हमारे यहाँ पर वो है 2 लेवल। उसके बाद कितनी भी हो सकती है, 3 4 जो भी आपको ठीक लगेगा। बट संघात्मक होने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हम समझेंगे कि भारतीय संविधान या जो भारतीय यहाँ सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो फेडरल नेचर की है भी या नहीं, इस पे आज हमारा डिस्कशन हो। तो इसको तो हमने साइड कर दिया। अब हम समझ गए कि साहब ठीक है, यूनिटरी होती है, जिसमें पूरे देश के लिए एक ही सरकार होती है। हमारे यहाँ तो साहब 2 या 2 से ज्यादा ही है। तो इसको तो अब हम ये साइड कर देते हैं। अब इसको, अब बस हमारा काम इतना ही था, आगे इसको डिफरेंस में हम समझेंगे। अब हम आते हैं कि संघात्मक या जो फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो क्या होता है। ओके। जो फेडरल नेचर है वो किस टाइप का होता है, उसमें सरकार कैसे काम करती है। चल। संघात्मक यानी फेडरल होने के लिए कुछ विशेषताएं होती हैं। यानी अगर आप कहते हैं कि हमने एक फेडरल सिस्टम को अपनाया है, तो आपके यहाँ कुछ खास बातें होनी चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल को समझें। एक समझेंगे हम अमेरिका का एग्जाम्पल, एक समझेंगे हम भारत। अमेरिका भी एक फेडरल है और इंडिया भी एक फेडरल है, क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी जिसके हेड हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी राज्य सरकार है। एक दो का एग्जांपल ले लेते हैं। यूपी, हरियाणा, ठीक है, सबके मुख्यमंत्री मिलेंगे आपको, सीएम वगैरह, ठीक है, योगी जी हैं जैसे। ठीक है, राजस्थान, उत्तराखंड, एटसेट्रा। ठीक है। बिहार। वैसे ही यूएस में आपको मिलेगा, वहां पर भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और यहाँ पर भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट, 50 स्टेट है यूएस में, याद रखिएगा। यहाँ पर 50 स्टेट। कुछ के नाम हम सब, जैसे न्यूयॉर्क हो गया,
वॉशिंगटन हो गया, ठीक है, कैलिफोर्निया हो गया वगैरह, ठीक है, आप समझ लो, न्यू जर्सी, नॉर्थ कैरोलिना, बहुत सारे स्टेट्स। यहां पर भी एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और फेडरल होने के लिए पहली और मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कहीं वहां पर दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, यानी जो शक्ति है, जो पावर है, वो सेंटर और स्टेट के बीच में बटी हुई होनी चाहिए, बटनी चाहिए। जैसे इंडिया में भी है, केंद्र के पास शक्तियां हैं और राज्यों के पास भी शक्तियां हैं, वैसे ही अमेरिका में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होते हैं तो ट्रम्प साहब, उनके पास भी है। और जो ये स्टेट्स होते हैं, इन यहाँ पर होते हैं मेयर, उनके पास भी शक्ति है। इस तरह के ढांचे को, इस तरह के सिस्टम को हम लोग फेडरल कहते हैं। अमेरिका और भारत में कुछ अंतर है। जैसे अमेरिका 50 अलग स्टेट से मिलके बना है, और वो स्टेट एक समय पे अलग ही टेरिटरी हुआ करते थे, उन्होंने इसको पावर दी है, कमिंग टुगेदर इसको बोला जाता है। अमेरिका को कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये 50 स्टेट अलग अलग हुआ करते थे पहले, और इन्होंने एक साथ मिलके एक बड़ा देश बना लिया, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड वर्ड इसीलिए यूज होता है। अब भारत में भी क्या है, टेरिटरीज अलग अलग हैं, बट ये भारत का ही हिस्सा रही है, इसलिए शक्ति जो है वो हम देते हैं राज्यों को, ना कि राज्य हमें देते हैं। अमेरिका में राज्य केंद्र को शक्ति देते हैं, मतलब उससे जुड़ते हैं। इसलिए हमारे यहाँ को बोला जाता है होल्डिंग टुगेदर, हमने सिर्फ इनको होल्ड करके रखा है, होल्डिंग टुगेदर। अब दोनों ही जगह पर एक खास बात दिखाई दे रही होगी आपको, कि दोनों ही जगह पर डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो फेडरल या संघात्मक होने का मतलब है कि शक्ति का बंटवारा, शक्ति का विभाजन, एक केंद्र सरकार के बीच में और एक राज्य सरकार के बीच में। दूसरी कंट्री में राज्य सरकार को किसी भी नाम से, काउंटी या यूनियन, जो अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है, ठीक है, किसी भी उससे इसको हम बुला सकते हैं। तो हमारे सामने कुछ चीजें आती हैं, जैसे फेडरल होना, यानी संघात्मक होना, कुछ कंडीशंस को पूरा करना है। जैसे पहला तो टू और मोर लेवल्स की गवर्नमेंट, दो या दो से अधिक। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी जो संविधान में लिखा है उसी की बात मानी जाए। सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी होना चाहिए, यानी अगर कोई डिस्प्यूट होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, तो उसे कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, ठीक है। जो पावर का डिवीजन है वो कैसा होना चाहिए? रिटन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। जैसे आप हमारे यहाँ पर भी देखोगे तो 3 लिस्ट बनी हुई है, 3 सूचियां हैं, आगे मैं इसको समझाऊंगा कैसे। 3 सूचियां हैं, जिसमें एक केंद्र सूची है, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकारी नियम बनाती है, जो 97 सब्जेक्ट्स हैं। एक राज्य सूची है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार ही वो बनाती है, जो नियम होते हैं। इसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं। और एक होती है समवर्ती सूची, समवर्ती यानी कनकरेंट लिस्ट, इसमें दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है। इसमें दोनों मिलके, दोनों सरकारें, सेंट्रल भी और स्टेट भी बनाती है, इसमें 47 सब्जेक्ट्स। तो ये 3 सूचियां हमें ये बताती हैं कि भारतीय संविधान में
शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में। और ये, और हमारे यहाँ केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी है, तो हम पहली कंडीशन भी पूरी करते हैं, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, सुप्रीम जो कानून है, सबसे बड़ा जो कानून होगा वो भारतीय संविधान होगा। और जो न्यायपालिका होगी वही निर्णायक होगी, यानी अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है किसी चीज को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। ओके। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। आगे हम चल के इसको डिटेल में समझ। चलिए। तो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है। यद्यपि यह विषय अत्यंत विवादास्पद रहा है कि भारत संघ है या नहीं, यद्यपि कुछ लेखकों ने तो भारत को अर्ध संघात्मक भी कहा, यद्यपि यह प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान निश्चय ही संघात्मक है, विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई तरीके से पूछ सकता है कि केसी वियर ने क्या कहा, ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, क्या हमारे संविधान में जो जो फेडरल प्रिंसिपल हैं, जो संघात्मक सिद्धांत हैं, क्या वो हम उन्हें पूरा करते हैं, और इसके क्या आवश्यकता तो होते हैं, दोनों में क्या फर्क है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि हमारे संविधान का जो नेचर है, जो प्रकृति है संविधान की, वो संघात्मक है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि संघात्मक होने के लिए क्या होना चाहिए। देखिए, जो संघीय सिद्धांत होता है वो हमेशा दो चीजों की तरफ इशारा करता है। ठीक है। ठीक है, एक तो संघ होगा जो केंद्र सरकार होगी, और एक राज्य सरकार, एक राज्य की तरफ जो राज्य सरकार। अगर किसी देश में केंद्र और राज्य सरकारें नहीं है तो उस कंट्री को, उस देश को आप फेडरल नहीं कह सकते, संघात्मक नहीं, उसकी श्रेणी से वो तुरंत बाहर हो जाएगा। चाइना, चाइना को संघात्मक नहीं कह सकते यार, क्योंकि वहां एक ही लेवल की गवर्नमेंट है और वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो कोई भी संघात्मक संविधान जब होगा, या उसे आप संघात्मक कह रहे होंगे, तो वहां पर आपको एक केंद्रीय सरकार होगी और एक आपको क्षेत्रीय या राज्य सरकार मिल जाएगी। उसको अलग अलग कैंटन नाम से, राज्य नाम से, किसी भी नाम से हम बुला सकते हैं, अलग अलग देशों ने अलग अलग नाम रखे हुए। ठीक है। संघात्मक होने की एक सबसे बड़ी विशेषता बच्चों ये है कि ये जो केंद्र और राज्य हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे के सहयोग में से काम करती हैं, एक दूसरे के अधीन नहीं होती है, याद रखना, एक दूसरे के अधीन नहीं होती है। राज्य सरकार का अस्तित्व अलग होता है, केंद्र सरकार का अस्तित्व अलग होता है, और दोनों एक दूसरे को सहयोग करती हैं, लेकिन एक दूसरे के अधीन नहीं होती, एक दूसरे के अंडर नहीं होती। ठीक है। तो जैसा कि हमने बात की, इस जो इसकी प्रकृति के हिसाब से इसे दो हिसाब उसमें बांटा जा सकता है, हिस्सों में, संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ एक ही सरकार होती है, सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं, जैसे जनरली हम कहते हैं केंद्र सरकार। और बाकी जो प्रांत होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं उस कंट्री के, वो सब उसके कंट्रोल में रहते हैं, उसके अधीन रहते हैं, उनका जो अस्तित्व है वो स्वतंत्र नहीं होता। जबकि संघात्मक में क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। ये बहुत ही जो एक बेयर रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल, यानी कम से कम दो सरकार होना जरूरी है वहां। अगर दो सरकार नहीं है तो वो संघात्मक की श्रेणी से बाहर चला जाएगा तुरंत। और राज्य और केंद्र दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो सर हमारे जो संविधान है, हमारा जो देश का संविधान है, वो संघात्मक है कि एकात्मक है, इसका कहाँ से पता चले, कैसे हम पता लगाएं कि ये संघात्मक है। तो आर्टिकल 1 पढ़िए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए और उसमें अनुच्छेद पहला ही पढ़ लीजिए। उसमें साफ लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत, ऐसे लिखा मिलेगा आपको, इंडिया दैट इज भारत
इससे ये भी पता चल रहा है आपको कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिर्फ दो ही नाम है, इंडिया और भारत। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। ये यूनियन वर्ड यूज किया हमने, फेडरल वर्ड यूज नहीं किया, याद रखना। अमेरिका में फेडरल यूज होता है, जैसे फेडरल बैंक, हमारे यहाँ यूनियन वर्ड यूज होता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके। तो पहला ही जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल 1 है, वो हमें हमारे संविधान की प्रकृति के बारे में बताता है कि भारत किस तरह का है। ठीक है, यानी ये राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारे यहाँ पर एक केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकारें भी होंगी। तो भारतीय निर्माताओं, जो संविधान निर्माता रहे हैं, उनके अनुसार भी भारतीय संविधान एक संघात्मक प्रकृति का संविधान है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इन्होंने क्या कहा है इस पर अभी हम नहीं जाते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि एक संघात्मक संविधान होने के क्या आवश्यक तत्व होते हैं। क्या भारत इन सभी तत्वों को पूरा करता है? क्या ये सभी तत्व, ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स, एग्जिस्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं? देखो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। क्या हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है? तो इसका जवाब देने में आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। संविधान सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा संविधान। न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री, सबसे ऊंचा संविधान। और संविधान का काम क्या है? क्यों हमें चाहिए संविधान? इससे संघ और राज्यों की शक्तियों के बीच में एक संतुलन बना रहता है। यानी कि सभी की पावर्स, केंद्र की भी पावर शक्तियां और राज्यों की भी शक्तियां, सब की सब डिफाइंड है, परिभाषित है आपके भारतीय संविधान में। और सबकी जो सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं, वो भी भारतीय संविधान बताता है कि आपकी ये सीमा है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। तो एक विधानमंडल दूसरे विधानमंडल की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि यूपी वाले हरियाणा वालों के मैटर में इंटरफेयर करने लगे, उनकी शक्तियों का अतिक्रमण करने लगे। अगर करेंगे तो स्टेट कहां जा सकता है? स्टेट जा सकता है सीधा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आर्टिकल 131। एक लिखित संविधान होना आवश्यक बन जाता है, क्योंकि किस संविधान को मानेंगे आप? कहाँ लिखा होगा? रिटर्न होना चाहिए ना। संघ हो या यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के ही अधिकारों का स्रोत क्या होता है? संविधान। भाई कोई भी डिस्प्यूट हो, कहाँ जाएंगे? कहाँ से पता चलेगा कि किसका मामला है? मान लो, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, रक्षा, डिफेंस। डिफेंस पे डिस्प्यूट हो गया, रक्षा मैटर, जो रक्षा जो के जो विषय हैं उन पे मान लो डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया। कैसे पता लगाएंगे कि ये मामला केंद्र सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार के अधीन? तो आप जाएंगे इन सूचियों में और आप पाएंगे कि जो यूनियन लिस्ट है, जो केंद्र की सूची है, उसमें डिफेंस की बात हुई है कि डिफेंस जो है वो प्योरली केंद्र सरकार का मामला है, उसमें राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आपने सुना यूपी की आर्मी, हरियाणा की आर्मी, राजस्थान की एयरफोर्स? नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। क्योंकि जो रक्षा के मामले हैं वो प्योरली किसके हाथ में होते हैं? वो होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है।
सबकी सीमाओं को निश्चित किया गया है, शक्तियों का वितरण है सबके बीच में, डिवीजन ऑफ पावर्स है। ठीक है। और तो और जो शक्तियां दी गई हैं, जो विभाजन है शक्तियों का, उनमें अगर बदलाव भी करना पड़ेगा, मान लो केंद्र चाहे, कल को सोच ले, एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, केंद्र सोचे कि चलो राज्यों से सारी पावर छीन लेते हैं और संविधान में बदलाव कर देते हैं, तो क्या ऐसा हो पाएगा? आंसर इज नो। क्योंकि केंद्र को अगर केंद्र राज्य जो संबंध है उनको बदलना पड़ेगा, अगर पावर्स को खत्म करना पड़ेगा या छीनना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, तो तब भी से राज्यों की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स दैट मीन्स कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिना राज्यों की अनुमति के शक्तियों के वितरण में, जो डिवीजन ऑफ पावर है, उसमें बदलाव नहीं कर सकता। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जो केंद्र की सूची है या जो राज्य की सूची है, जो राज्य के शब्द हैं, जो विषय हैं, उनको हटा के केंद्र अपनी लिस्ट में या अपनी सूची में शामिल कर। ठीक है। सब कुछ संविधान के अधीन होगा, संविधान से ही नियंत्रित होगा। कहने का मतलब होगा कि संविधान ही देश का सबसे बड़ा कानून होगा, सर्वोच्च कानून होगा, सुप्रीम लॉ होगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से हमें पता चलता है। तो क्या भारत में ऐसा है? तो हमें आंसर मिलेगा यस, भारत में तो ऐसा है सर। यानी कि संघात्मक संविधान होने की पहला जो आवश्यक तत्व है वो हमारा संविधान पूरा करता है। दूसरा, हम देखते हैं शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए सर। तो क्या है हमारे देश में? बिल्कुल है। शक्तियों के विभाजन के लिए हमें सिंपल सिंपल समझना पड़ेगा कि जो केंद्र और राज्य संबंध है, केंद्र सूची है, केंद्र सूची में 97 सब्जेक्ट्स हैं। कैसे? जैसे डिफेंस, डिफेंस से रिलेटेड, रक्षा से संबंधित जो भी मामले होंगे उन पे कानून कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। विदेशी मामले, विदेश संबंधी मामले, सबके सब किसके अधीन होंगे? केंद्र सरकार के। मुद्रा से संबंधित मामले, करेंसी, है ना, देखा ना, मोदी जी आए, नोटबंदी कर दी, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। क्या कोई चीफ मिनिस्टर कर सकता है कि जाओ आज से हमने नोट बंद कर दिया? नहीं, उनके पास पावर ही नहीं। तो रक्षा के मामले, विदेश के मामले, मुद्रा के मामले, बैंकिंग के मामले, ठीक है, बहुत सारे हैं, 97 है। आपको मैंने एक दो एग्जाम्पल दिए। राज्य के मामले, चलो राज्य को भी समझते हैं। तो राज्य का मामला जो राज्य सूची में हो, जैसे पुलिस, पुलिस से संबंधित जो भी मामला है वो राज्य की सूची का विषय है, वो सिर्फ राज्य ही उस पे कानून बना सकता है। तो आपने सुना होगा यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, हिमाचल पुलिस। क्यों? क्यों सुना आपने ऐसा? क्योंकि जो पुलिस है वो राज्य का विषय है। एक होता है समवर्ती सूची, यानी जिसमें दोनों मिलके उन पे लॉ बनाती है। तो राज्य सूची में हमने बताया 66 वो है विषय, और समवर्ती सूची में है 47। तो इसमें दोनों मिलके बनाते हैं। जैसे एजुकेशन, शिक्षा, तो शिक्षा से संबंधी जो मामला होगा उस पे दोनों ही सरकारें मिलकर कानून बनाएंगी। उसमें जो है वो दोनों का हिस्सा हो। ठीक है। तो ओक और जिंक क्या कहते हैं इस बारे में, इनको भी समझते हैं। ये कहते हैं कि सरकार की संघीय योजना वहां लागू होती है, यानी हम संघीय उसी को कहेंगे जहां राजनीतिक संप्रभु ने शक्तियों का एक और राष्ट्रीय और दूसरी ओर राज्यों की सरकारों के बीच विभाजन कर रखा हो। एक तो नेशनल, नेशनल को आप सेंट्रल कह दो या यूनियन, और दूसरा राज्य सरकार यानी स्टेट। इन दोनों के बीच में बंटवारा होना चाहिए, जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि कोई भी संघात्मक सरकार या संघात्मक संविधान तभी कहलाएगा जब वहां पर
बंटवारा हुआ हो शक्तियों का कम से कम 2 लेवल का। ठीक है। और उसे बदलने का भी अधिकार किसी एक सरकार के पास नहीं होना चाहिए, दोनों के पास होना चाहिए। दोनों चाहे तो बदले, अदरवाइज ना बदले। नहीं तो क्या होगा, जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो आएगी अमेंडमेंट करके, और जो राज्यों के जो अधिकार है वो छीन लेगी। राज्यों के जो अधिकार है वो छीन लेगी। फिर हम पढ़ते हैं तीसरा, न्यायालयों की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द कोर्ट्स। यदि कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है किसके बीच में, चलो मैं समझाता हूं। आर्टिकल 131 जब आप पढ़ोगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन की, तो वो केस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और हम बात करेंगे स्पेशली जब विवाद हो जाए किसके बीच में, या तो केंद्र सरकार के बीच में, केंद्र या राज्य, या फिर राज्य बनाम राज्य हो जाए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मान लो यमुना नदी के पानी को लेकर हो जाए। तो ये मामला कहाँ, हाई कोर्ट नहीं जाएगा, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दो राज्यों के बीच का मामला हो, केंद्र और राज्य के बीच का मामला हो, या एक तरफ केंद्र सरकार हो और इस तरफ कई सारे राज्य हों, तो ये मामला सीधा कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा किसे क्या अधिकार है। अंतिम अंतिम निर्णय जो होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट का। इसके लिए मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, चलो। कई सारे एग्जाम्पल। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, और केंद्र में मोदी जी की सरकार, यानी दो अलग पार्टियों की सरकार हो गई। तो एक राजनीतिक विचारधारा जो अलग हो गई, तो वहां एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया केंद्र और दिल्ली की सरकार के बीच। हालांकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, ठीक है, बट कुछ मामलों में ये राज्य की तरह काम करता। तो इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, और ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि भैया, जो केंद्र सरकार है वो अपनी लिमिट में रहेगी, और जो राज्य सरकार है वो भी अपनी लिमिट में। तो हमारे भारत के संविधान में ये चीज है। जो तीसरा आवश्यक तत्व है उसको भी हम पूरा करते हैं। अनन्य संशोधन प्रक्रिया होनी चाहिए, रिजिड अमेंडिंग प्रोसीजर होना चाहिए। यानी कि कोई भी सरकार मनमाने ढंग से जब चाहे ऐसे बदलाव ना कर दे जिससे कि संघात्मक रूप जो है भारतीय संविधान का या किसी भी संविधान का, उस पर सीधा असर पड़े, या वो बदल बदल जाए, या उसकी प्रकृति बदल जाए। अब सपोज करो, चलो, मैंने बताया आपको कि शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच, ठीक है। और ये बंटवारा कहां से आ रहा है, कहां से पता चल रहा है, संविधान से। चलो, ठीक है जी, संविधान से पता चल रहा है, संविधान बता रहा है। तो केंद्र सरकार ने क्या करा, अमेंडमेंट लेके आई, और जितने भी विषय थे राज्यों की सूची में उन सबको वहां से हटा के और अपनी सूची में शामिल कर लिया। तो इससे क्या होगा, जो संघात्मक प्रकृति थी संविधान की वो एकात्मक बन जाएगी। एकात्मक का मतलब क्या होता है, जहां सिर्फ एक ही सरकार होती है, जहां सारी शक्तियां एक ही सरकार के पास होती हैं, जहां जो राज्य सरकार है वो स्वतंत्र नहीं होती, वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। तो ये प्रकृति हो जाएगी। और कहने का मतलब यही है कि हमारे भारतीय संविधान में ऐसा रिजिड, यानी कि इतना कठोर संशोधन प्रक्रिया है, जिसको जब मन करे केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी मर्जी से अकेले बदल नहीं पाएंगे। उसके लिए अगर मान लो केंद्र सरकार बदलना चाहती है कुछ, तो उसे राज्यों की परमिशन लेना पड़ेगा। तो जिसमें हमने बात करी थी सूचियों की, जैसे संघीय सूची है, इसको आप केंद्र सूची भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे 97 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हमने पढ़ा रक्षा का मामला, विदेश के मामले, ठीक है, मुद्रा से संबंधित मामले, ये सब किस किस सूची के हैं, नागरिकता से संबंधित मामले। बहुत सारे सब्जेक्ट 97 है।
तो वो किसके अधीन आते हैं? वो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इन पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। नोट कैसे बनेंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे, कौन से चलेंगे, 2000 का नोट बंद होगा नहीं होगा, ये सब केंद्र सरकार तय करेगी। फिर आती है राज्यों की सूची, जिसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे पुलिस, ओके, तो पुलिस एक ऐसा विषय रहेगा जिसपे सिर्फ राज्य ही नियम बनाएगा। और फिर आती है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इस पे दोनों मिलके बने, दोनों सरकारें इस पे मिलके लॉ बनाएंगे। जैसे शिक्षा, ठीक है, विवाह, ये कैसे सब्जेक्ट्स हैं जो समवर्ती सूची का विषय, ये उसमें। तो इन सारी चीजों को देख के लगता है कि भारतीय संविधान में वो सारे आवश्यक तत्व हैं जो कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या एक संघात्मक संविधान में होने चाहिए। तो क्या भारतीय संविधान किसी सीमा तक एक यूनिटरी है? तो इस पे अलग अलग मत है। प्रोफेसर केसी वियर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भारतीय संविधान एकात्मक या अर्ध संघात्मक सरकार की स्थापना करता है। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। हम तो सर शुरू से पढ़ रहे हैं, अभी आपने भी बताया कि हम तो संघात्मक है, इसलिए तो हमें एकात्मक या अर्ध संघात्मक कह दिया। क्यों कहा, कैसे कहा, इसको भी हम इसकी विवेचना करेंगे। भारतीय संविधान लगभग अर्ध संघीय शासन पद्धति की स्थापना करता है। एक एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप से विद्यमान है, न कि एक संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब? जेनिंग्स क्या कह रहे हैं, आइवर जेनिंग्स क्या कह रहे हैं साहब? ये कह रहे हैं भारतीय संविधान को एक ऐसा संघ कहा, अ, इन्होंने ऐसा संघ कहा जिसमें केंद्रीयकरण की सबल प्रवृत्ति है। वे अपने कथन के पक्ष में दो तर्क देते हैं। चलो, सबल प्रवृत्ति क्या है? इन्होंने कहा कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि वो राज्यों की जो शक्ति है उसका अतिक्रमण भी करती है। वो उनकी शक्तियों को छीन लेती है। जबकि संघात्मक होने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि जो राज्य सरकार है वो भी स्वतंत्र होगी पूरी तरह से, वो केंद्र के अधीन नहीं होगी। लेकिन इन्होंने कहा, जो आइवर जेनिंग्स हैं, इन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान है उसमें ज्यादा पावर्स जो है वो केंद्र सरकार को दी हुई है, ज्यादा शक्तियां। और इन्होंने अपने बात का तर्क भी दिया, और वो तर्क सही भी है। पहला, इन्होंने कहा कि आपात संबंधी उपबंध जो हैं, प्रोविजन रिलेटिंग टू इमरजेंसी, इनमें साफ दिखाई पड़ता है कि जब इमरजेंसी लगेगी देश में, भारत में, तो पावर शिफ्ट कर जाएगा राज्यों से किसकी तरफ? केंद्र की तरफ। अब आपात भी तीन तरह का होता है। एक तो 352 में लगता है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। ये तीन ग्राउंड पे लग सकता है। जैसे युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, या सशस्त्र विद्रोह हो गया। युद्ध हो गया, जैसे वॉर डिक्लेयर होगी, या किसी कंट्री ने हम पे अटैक कर दिया, बाह्य आक्रमण, या फिर हमारे ही देश के अंदर लोगों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया हो, जैसे अभी नेपाल में हुआ। तो इन तीन आधार पे हम क्या लगा सकते हैं? इमरजेंसी लगा सकते हैं। 352 की शक्तियों का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति के का अगर समाधान हो जाता है, राष्ट्रपति क्या, वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहती है कि भाई अब इमरजेंसी लगा दो। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने कहा था। ठीक है, 1975 की इमरजेंसी के बारे में पढ़िएगा। तो इंदिरा गांधी ने जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनसे कहा कि ठीक है इमरजेंसी लगा दीजिए, उन्होंने लगा दी, लग जाएगी। और जब इमरजेंसी लगेगी तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय संविधान है, जो 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 हमारे देश में, जो हमारे भारतीय संविधान में जो प्रोविजंस है, जो बंद है, वो पावर जो है बहुत ज्यादा दे देंगे किसको? केंद्र सरकार। और पूरा देश एक यूनिट की तरह काम करने लगेगा। यानी जो पूरी की पूरी शक्तियां हैं वो शिफ्ट कर जाएंगी किसकी तरफ? केंद्र की तरफ। 356 में भी ऐसा ही है। 356 में क्या होता है कि अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, आपने सुना होगा, राष्ट्रपति शासन लग गया जी, तो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस करती है किसको? किसको कहती है?
राष्ट्रपति को कि यहाँ की सरकार को हटा दो, यानी राज्य सरकार को हटा सकता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति हमेशा किसके कहने पे काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये तो गड़बड़ है। संघात्मक प्रवृत्ति अगर है, संघात्मक प्रकृति का संविधान अगर है, तो उसमें तो राज्य स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन ये कैसी स्वतंत्रता है? यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट चुपके से कान में कुछ कहती है राष्ट्रपति जी के, और राष्ट्रपति जी वहां 356 आर्टिकल का जो है इस्तेमाल करके वहां की सरकार को हटा देते हैं, चुनी हुई सरकार को हटा देते हैं साहब। तो आइवर जेनिंग्स ने यही चीज कही कि आप पूरी तरह संघात्मक नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ इस तरह की चीजें हैं, जबकि संघात्मक में राज्य जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, ना कि केंद्र सरकार के अधीन। बट आप 356 देखो, 356 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लगा देती है और राज्य सरकार को खत्म कर देती है। और हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बार से इस्तेमाल हुआ है 356। वित्तीय संकट की बात करें, अगर हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी हो तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है पूरे देश में। अब यहाँ राज्यों की स्वतंत्रता क्या रह गई? तो कहने का मतलब है संकटकालीन स्थिति में जो केंद्र है उसको ये अधिकार हो जाता है कि वो पूरे देश को एक यूनिट मान के, एक इकाई मान के शासन करने लगती है, यानी वो एकात्मक का रूप धारण कर लेती है। जब पूरे देश में एक ही सरकार काम करे तो उसे एकात्मक ही तो कहेंगे, हमने शुरू में ही तो समझा। दूसरा सवाल इन्होंने उठाया कि भाई ठीक है, आप कहते हैं कि जी हम संघात्मक हैं, भारत के संविधान को हम कह रहे हैं कि संघात्मक है, तो फिर आपके यहाँ जो ये अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है हर स्टेट में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है? गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। तो जब वो राज्य है और वो स्वतंत्र है, तो वहां तुम उनके सर पे गवर्नर क्यों बैठा रहे हो, वो भी केंद्र का? संघात्मक होने के लिए तो आपको चाहिए कि राज्य स्वतंत्र हो पूरी तरह से, लेकिन तुमने तो उनके सर पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गवर्नर नाम का। अभी सीसीटीवी कैमरा क्या है? ये अगर अपनी रिपोर्ट दे दे, गवर्नर अपनी रिपोर्ट दे दे, किसको? राष्ट्रपति को, कि साहब ये सरकार जो है, जो 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 राज्य सरकार है वो चल नहीं पा रही, चला नहीं पा रही, तो राष्ट्रपति 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लगा देगा, यहाँ खत्म कर देगा इसको। ये क्या बात हुई सर? और जो गवर्नर है वो किससे, इसको किसने अपॉइंट करा? राष्ट्रपति ने। और राष्ट्रपति किसके कहने पे काम करता है? केंद्र सरकार के। तो अगर राज्य जो है वो स्वतंत्र है संघात्मक प्रकृति के संविधान में, तो फिर भैया आप गवर्नर क्यों अपॉइंट कर रहे हो? तुम तो उनके सर पे सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हो और कह रहे हो तुम तो आजाद हो, जो मन में आए करो, लेकिन उनके सर पे सीसीटीवी कैमरा बैठा है, वो 1 मिनट में अपनी रिपोर्ट देगा और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राज्य कहाँ स्वतंत्र रह गया? ये सवाल उठाया इन्होंने, और सवाल जायज भी है। तीसरा सवाल इन्होंने उठाया कि कहने को भारत का संविधान संघात्मक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्यों के सब जो विषय हैं, जो स्टेट लिस्ट है, जो राज्य सूची है, उनके ऊपर ही कानून बना डालती है, भले ही कुछ परिस्थितियां हो। आप कहते हो नहीं नहीं हमने तो राज्य सूची अलग बनाई है, उसमें से राज्य हम दखल नहीं देंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो जिनमें आप जो दखल दे दोगे, राष्ट्रहित का हवाला देके, नेशनल इंटरेस्ट बोल के। जैसे आर्टिकल 249 है, 250 है, 251 है, 253 है। आर्टिकल 249 क्या कहता है? कि राष्ट्र हित में अगर केंद्र सरकार को लगता है कि राज्य के विषय पे हमें कानून बनाना चाहिए तो बना सकते हैं। लो जी, ये क्या बात हुई? नेशनल इंटरेस्ट है।
इमरजेंसी का समय है, नेशनल इमरजेंसी लग गई, लो जी हम कानून बना देंगे। कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता है, उसका उसको इंप्लीमेंट करना है, लो जी हम कानून बना देंगे। तो ये कैसे तो स्वतंत्रता है, यहां राज्य स्वतंत्र कहाँ रह गए फिर? और सवाल सही भी है। केंद्रीय अनुदान सहायता, आप देखिएगा कि जो राज्य सरकार होती है उनके पास रेवेन्यू के उतने रिसोर्सेज नहीं होते। वो कटोरा लेके बेचारी, माफ कीजिएगा मतलब मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के पास जाना पड़ता है, उससे कहना पड़ता है कि साहब पॉकेट मनी दे दो, पैसा दे दो। आप समझो, एक एक एग्जांपल देता हूं, जीएसटी। आप कभी कोई बिल देखिएगा अपना, जो प्रिंटेड बिल आता है कहीं पे किसी मॉल वगैरह में निकले, तो वहां आपको मिलेगा सेंटर का जीएसटी, स्टेट का जीएसटी, उस पर लिखा होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऐसे मिलेगा आपको, एसजीएसटी। ये स्टेट का जीएसटी ऐसे मिलेगा जैसे 50% इसको गया, 50%। लेकिन वो जाता किसके पास है सीधा? वो किस जाता है केंद्र सरकार के पास। जो टैक्स कलेक्ट होता है वो सीधा पहुंच रहा है किसके पास? केंद्र के पास, और केंद्र फिर इनको देता है अलग अलग। इसके अलावा बहुत सारा पैसा भी देता है, ग्रांट्स भी देता है। तो कटोरा लेके खड़ा होना पड़ता है राज्यों को। जैसे बिहार ने मांगे पैसे, साहब पैसा दे दो। तो केंद्र के पास पैसा है, और पैसा है तो पैसा ही तो असली पावर है। तो यहाँ राज्य स्वतंत्र कैसे रह गए? और जब राज्य तो स्वतंत्र नहीं है, राज्य सरकार स्वतंत्र नहीं है, तो फिर ये कैसा संघ है भाई? पांचवा ये क्या कहते हैं? पांचवा इन्होंने सबसे बड़ा सवाल उठाया कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बंटवारा है शक्तियों का, और हमारे यहाँ जो राज्य हैं वो स्वतंत्र हैं, तो वो इतने स्वतंत्र भी नहीं है कि उनकी अपना नाम बदलने तक की औकात नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश अपना नाम बदलना चाहे, अपनी बाउंड्री बदलना चाहे, अपने स्टेट को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में बांटना चाहे, किसी दूसरे देश से जुड़ना चाहे, चलो देश की तो बात तो बहुत दूर की हो गई, एक नया स्टेट क्रिएट करना चाहे, अपना नाम बदलना चाहे, बाउंड्रीज को बदलना चाहे, तो बदल सकता है? आंसर इज नो। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 3 आप जब पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है ये काम कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट करेगी। आप देखना, तेलंगाना स्टेट बना किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी और ये दिस एंड दैट किया किसने? यूनियन गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश से टूट के उत्तराखंड बनाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो जो आइवर जेनिंग्स हैं ये कह रहे हैं कि आपके राज्य तो इतने भी स्वतंत्र नहीं है, उनकी इतनी भी औकात नहीं है कि वो अपना नाम तक बदल लें, और आप कहते हो कि साहब स्वतंत्र है, हम तो संघात्मक प्रकृति के हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ तर्क उन्होंने दिए, तो बात सही भी है इनका। आपको वर्णन करना पड़ेगा अपने आंसर में कि उन्होंने क्या सवाल उठाए। ठीक है, चलिए। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल प्रिंसिपल जो है, जो संघात्मक सिद्धांत है, क्या उसको उसका अनुसरण नहीं करता? क्या हमारा जो संविधान है वो एकात्मक है? क्या हमारा जो संविधान है वो संघात्मक नहीं है? केसीवीआर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि साहब भारतीय संविधान जो है वो अर्ध संघात्मक कम और एकात्मक अधिक है। भारतीय संविधान में कुछ विशिष्ट गुण है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, जो किसी अन्य संघात्मक संविधान में नहीं होते। यानी अगर संघात्मक जैसे अमेरिका की बात करोगे तो वहां पे ये डिस्टिंक्ट फीचर्स नहीं है। जैसे इन्होंने कहा अब्सेंस ऑफ डुअल सिटीजनशिप, द्वै नागरिकता का अभाव। भारत में सिर्फ एक ही तरह की नागरिकता होती है, जबकि अमेरिका जो है वहां पे दो तरह की नागरिकता होती है, और भारत में सिर्फ एक। आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, बस बात खत्म। वहाँ राज्यों की नागरिकता का अलग प्रावधान है, और देश की जो अमेरिका की जो नागरिकता है उसका अलग प्रावधान है। भारत में आप यूपी के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, आप भारतीय नागरिक हैं। हमारे देश में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी है, ठीक है।
सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी का मतलब है एक ही संविधान है, जबकि संघात्मक में जो राज्य होते हैं वो अपना अलग संविधान बना सकते हैं। जबकि हमारे देश में जो भारतीय संविधान है वो ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए वही एक स्रोत है, वहीं से दोनों गाइड होते हैं। दोनों अपनी अपनी सीमा और में रह के काम करते हैं, जबकि अमेरिका जैसे राज्यों में वहां के जो राज्य हैं उनको भी अपना संविधान बनाने का अधिकार है। ठीक है। भारतीय संविधान में जरूरत के हिसाब से संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे ये एकात्मक हो जाता है, ये एकात्मक रूप धारण कर लेता है। जैसी इमरजेंसी लगेगी तो पावर शिफ्ट हो जाएगा केंद्र सरकार की तरफ। कुछ मामलों में पूरी तरह से यूनिफॉर्मिटी मिलेगी आपको, एक रूपता मिलेगी। कैसे? दोनों के लिए एक ही न्यायपालिका। बताओ, केंद्र के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट है क्या? और राज्यों के लिए क्या अलग सुप्रीम कोर्ट है? नहीं। जबकि अमेरिका में आपको क्या मिलेगा, वहां राज्यों का भी अलग सुप्रीम कोर्ट होता है, याद रखना। वहां राज्य जैसे कोई राज्य है, मैं आपको चलो बताता हूँ एग्जांपल। जैसे भारत, भारत में आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर मिलेगा आपको हाई कोर्ट, और फिर मिलेगा आपको सुप्रीम कोर्ट। ये है। अमेरिका में, अमेरिका में आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर राज्य का सुप्रीम कोर्ट, और फिर पूरे देश का एक सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से मिलेगा। चलो, दीवानी और फौजदारी कानूनों में एक रूपता। जो सिविल लॉज हैं और क्रिमिनल लॉज हैं हमारे देश के, वो आपको हर राज्य में एक जैसे मिलेंगे। कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं राज्य भी अपने, लेकिन आपको दिखाई पड़ेगा कि आईपीसी पूरे देश में लागू होता है, ना कि सिर्फ कर्नाटका में, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में। अब अभी जैसे बीएनएस बना, बीएनएसएस आया, ठीक है, तो ये पूरे देश में लागू है। बीएसए आया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये जो 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 सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, वो पूरे देश में लागू होता है। राज्य भी अपने स्पेशल लॉज बना सकते हैं, नो डाउट। अखिल भारतीय सेवाओं का होना, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, यूपीएससी के बारे में पढ़ा होगा। आप इसके थ्रू अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। आप आईएएस बन गए, आप आईपीएस बन गए, तो आपको कहीं भी पूरे देश में, पूरे उसका कहीं भी कार्डर मिल जाएगा आपको। यूपी का बंदा है, बंगाल में भेज दिया, केरल का है, यूपी में भेज दिया। ठीक है। निष्कर्ष क्या है? क्या भारत का संविधान जो है वो संघात्मक है, या जो प्रोफेसर केसी वियर कह रहे हैं, प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स कह रहे हैं, क्या उनकी बात को हम मान लें? देखो, बहुत विवादास्पद है, कंट्रोवर्शियल है टॉपिक। हमें एक चीज समझनी है, हमें एक चीज समझनी है कि क्या जो जेनिंग्स ने और इन्होंने ये सारी बातें करी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, इमरजेंसी पावर्स हैं, ठीक है, नाम बदलने की औकात नहीं है, दिस एंड दैट, क्या उन शक्तियों से संघात्मक प्रकृति पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? क्या वो बदल गई या वो नष्ट हो गई? हमारा आंसर होगा नो। ठीक है सर, इमरजेंसी लगी, पावर शिफ्ट हो गया, इमरजेंसी इमरजेंसी हटी, पावर वापस राज्य सरकारों के पास चला गया।
सर हम राज्यों को अलग बनने की या राज्य को अलग अलग राज्य बनाने की शक्ति इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मनमानी करने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि छोटे बच्चे को सर उतनी ही पावर दें जितनी वो संभाल सके। ज्यादा पावर दे दी तो बेचारा अपना ही नुकसान कर लेगा। इसलिए राज्य जो है एक बच्चे की तरह है। एक समय ऐसा आएगा कि पापा सारी पावर अपने पास ले लेंगे, बेटे को कहेंगे बेटा अभी रुक जाओ, आपको आपके अधिकार भी मिलेंगे। बट ये देखना पड़ेगा कि क्या संघीय शक्ति परिवर्तित या नष्ट हो जाती है। और आंसर है नहीं। भारतीय संविधान आज भी संघात्मक है, आज भी राज्यों के पास पावर्स हैं। भले ही इमरजेंसी लगी हो, भले ही 356 का इस्तेमाल हुआ हो, भले ही हर राज्य में गवर्नर बैठे हो। तो डॉक्टर वीएन शुक्ला क्या कहते हैं, इनको समझिए। इनको इस तरह के जो नेम है इनको याद कर लीजिएगा और अपने आंसर में कोट करिएगा। तो ये कहते हैं आपात उपबंध जो है केवल विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं। उससे हमारी जो संघीय व्यवस्था है, जो संघात्मक जो फेडरल नेचर है, वो खत्म नहीं होता। और ये कि स्पेशलाइजेशन है, ये डिस्टिंक्टिव फीचर है हमारे संविधान का कि जैसी परिस्थिति आई ऐसे समझो। जैसे गाड़ी में शोकर होते हैं ना, कि जंप अगर कोई कोई रंबल स्ट्रिप आया तो उसमें उसी हिसाब से लचीली हो गई गाड़ी। अगर हम संघीय सिद्धांत को कठोरता से लागू करते हैं तो उससे मूलभूत धारणाएं नष्ट हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, मैं बताता हूं आपको कैसे। जैसे अगर राज्यों को पूरी स्वतंत्रता दे दें, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में वहां के राज्यों को यह भी स्वतंत्रता है कि वो जब चाहे अमेरिका से अलग हो जाएं। अब बताइए, हमारे यहां दे सकते हैं आप? दे दिया तो क्या होगा? हमारे यहाँ राज्य तो नादान बच्चों की तरह है। तो ये बात ध्यान से समझनी होगी कि हमारे यहाँ पर अब जैसे मान लो पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं जहाँ अक्सर नक्सलाई जो नक्सलिज्म, नक्सलवाद और ये खालिस्तान मूवमेंट, अगर इनको आपको लगता है कि ऐसे स्टेट्स को अगर आपने स्वतंत्रता दे दी पूरी तरह से कि जाओ अपना स्टेट भी अलग बना सकते हो, तुम्हें लगता है भारत बचेगा? खत्म हो जाएगा भारत तो। हर स्टेट अपनी हिसाब से अलग देश बना लेगा। ठीक है। तो ये कुछ अपवादित बातें हैं, इनको हम ये नहीं कह सकते कि हम संघात्मक नहीं रहे। हमने यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से बनाया है चीजों को। उसमें थोड़ा सा हम मानते हैं कि हम पूरी तरह से उसको फॉलो नहीं कर पाते, संघात्मक जो प्रकृति होती है उसके जो सिद्धांत है। लेकिन हमने जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं, अपने यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा सा लचीला बना। हमारे संविधान में, भारत के संविधान में कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो पूरे संसार में कहीं और के किसी संविधान में नहीं मिलेंगी आपको। तो भारतीय संविधान ना तो पूरी तरह से संघात्मक है, ना पूरी तरह से एकात्मक है, बल्कि दोनों का एक मिश्रण है, एक मिक्स्ड है। इसलिए ये एक यूनिक फेडरेशन की के हिसाब से हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी अखंडता को सर्वोच्च माना है। मैंने अभी बताया ना कि अगर आपने हर राज्य को स्वतंत्रता दे दी तो टूट जाएंगे, सब अलग हो जाएंगे। तमिलनाडु साउथ वाले अलग हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले अलग हो जाएंगे, पंजाब अलग हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर तो सबसे पहले भागेगा। तो अखंडता तो खत्म हो जाएगी, भारत खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने ज्यादा पावर जो है वो किसको दे रखी है? किसको दी है? केंद्र सरकार को दी है। तो हमारे देश का जो 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 संघात्मक ढांचा है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है, ऐसे मान लो। थोड़ा सा केंद्र की तरफ झुकाव ज्यादा है, केंद्र को ज्यादा शक्तियां दे रखी। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं? इनके जो ये कोट है, इनको जो कोटेशन है इसको आप लिखिएगा।
यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनसे प्रांतों की शक्ति प्राय समाप्त हो सकती है या हो जाती है, फिर भी वे संघात्मक संविधान है। तो अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन क्या है, हमारा निष्कर्ष क्या है, अंतिम निष्कर्ष क्या है? भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है। रेफरेंस के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम लिख देना। डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम लिख दीजिएगा कि ठीक है, हमने केंद्र को बहुत सारी शक्तियां दी हैं, इतनी शक्तियां दी हैं कि जिससे राज्यों की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं आपातकाल की स्थिति में या बहुत सारी स्थितियों में, फिर भी हम कहेंगे हमारा संविधान संघात्मक है। क्योंकि ऐसा सिर्फ हम विशेष परिस्थितियों में ही करते हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं करते। तो आइए एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान में अंतर समझ लेते हैं। क्या अंतर होता है एकात्मक और संघात्मक में? एकात्मक वही है, मैंने पहले ही बताया, जिसमें सिर्फ एक ही सरकार होती है और वो होती है केंद्र सरकार। इसमें केंद्र होती है प्लस राज्य भी हो। अब समझते हैं क्या क्या फर्क होता है इन दोनों में। शासन की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो एकात्मक की बात करूंगा, पहले मैं एकात्मक के बारे में बोलूंगा। ठीक है, शासन की समस्त शक्तियां एक ही सरकार के पास होती हैं, जबकि इसमें राज्यों और केंद्र के बीच में विभाजन रहता है। इसमें संप्रभु अपनी जो मन में आया वो कानून बना सकता है, जबकि संघात्मक में ऐसा नहीं कर सकता। जो मन में आया कानून बना दिया। अगर राज्यों का हित प्रभावित हो रहा है तो नहीं बनाने देंगे। ऐसा कानून नहीं बना सकते जिसमें राज्यों का हित प्रभावित हो। इसमें केंद्र द्वारा जो कानून बनाएगी वही सर्वोच्च होगा। इसमें दोहरे कानून की व्यवस्था होती है, राज्य भी अपना कानून बना सकती है, केंद्र भी बना सकती है, और वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। संविधान से बाहर गया तो क्या करेंगे? अल्ट्रा वायर्स घोषित कर देंगे हम। अल्ट्रा वायर्स समझाऊंगा मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर आपने ऐसा कोई कानून बना दिया जो संविधान से ऊपर होकर काम कर रहा है, संविधान की परिधि से बाहर जा रहा है, उसके लिमिटेशन से बाहर जा रहा है। एकात्मक में जो इकाइयां होती हैं वो केंद्र पर निर्भर करती है, स्वतंत्र नहीं होती, जबकि संघ की इकाइयां पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, राज्य स्वतंत्र होते हैं। इसमें लिखित या अलिखित हो सकता है संविधान। संघात्मक में लिखित ही होना आवश्यक है। जहां भी संघ की बात आएगी वहां लिखित होना जरूरी है, क्योंकि डिस्प्यूट हो जाएगा नहीं तो। हमारे आर्टिकल 246, 47, ओके, 48, 49, 50, 51, 52 आप पढ़िए, आपको समझ आएगा केंद्र और जो राज्यों का संबंध है। सूची पढ़ लीजिए आप, शेड्यूल 7 पढ़ लीजिए, तो वहां साफ लिखा है किस चीज की पावर किसको है। ठीक है। एकात्मक में संविधान का संशोधन केंद्र सरकार कर देगी अपने हिसाब से। हमारे यहाँ जटिल होता है, राज्यों का बहुमत होना जरूरी है। संघात्मक में राज्यों की परमिशन होना जरूरी है, मनमर्जी नहीं चलेगी केंद्र की। एकात्मक में केंद्र जो चाहे वो कर सकता है। एकात्मक में जो न्यायपालिका है, ठीक है, उसका कार्य निर्णायक नहीं होता, बल्कि वो देखती है कि व्यवस्थापिका या जो सरकार है, ठीक है, कि वो कानूनों का पालन ठीक से कर रही है या नहीं, बस इतना देखती है। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, वो ये भी देखती है कि कहीं ऐसा तो कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। कैसा? सर राज्य सरकारों की शक्ति छीनने वाला कानून बना दिया हो, तो हमारी न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसको अवैध घोषित कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा, रोक लगा देगा। सर कैसा, कोई एग्जांपल दीजिए। आपको याद होगा हमारे देश में कृषि कानूनों को लेके अभी 3-4 साल पहले प्रोटेस्ट हुए थे, फार्म्स बिल। उन पे संविधान जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने रोक लगा दी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही थी कि जो कृषि है वो राज्य का विषय है, और सरकार कौन सा बना रही थी? कौन सी सरकार कानून बना रही थी? केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उनको क्या कर दिया था? होल्ड पे डाल दिया था। हालांकि बाद में जो केंद्र सरकार है उसने उनको वापस ले लिया था, वो एक अलग बात है, बट सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती दौर में उस पर रोक लगा।
चलिए, एकात्मक में नागरिक केंद्र सरकार के प्रति भक्ति रखते हैं, ठीक है। इक्यारी नागरिकता होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, ठीक है। इसमें दो हो सकती हैं, हालांकि भारत में इक्यारी है, वो एक अलग बात है। राज्यों को केंद्र सरकार से अलग होने का अधिकार नहीं होता, भारत में भी नहीं है, लेकिन जनरली हम सामान्य बात कर रहे हैं। सामान्य राज्य जो होते हैं केंद्र सरकार से अलग होने का अधिकार, उनको अधिकार होता है। अमेरिका में है, अमेरिका में अगर कैलिफोर्निया अलग होना चाहे तो हो सकता है, ठीक है। एकात्मक में जो शासन की पूरी शक्ति होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है, उसी के उसमें निहित होती है। अगर राज्य है भी, वहां राज्य सरकारें हैं भी, ठीक है, तो उनके पास जो शक्तियां होती हैं वो उन्हें केंद्र से ही मिलती हैं, ना कि संविधान से। उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जैसे आपको संघात्मक में मिलेगा। यहाँ अलग राज्य होता है, उसका अस्तित्व भी अलग होता है। उनको एकात्मक में अलग जो स्वतंत्रता तो है वो नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ एक एजेंट का रूप में काम करते हैं। जबकि संघात्मक के में वो स्वतंत्र होते हैं। अगर ऐसा कोई कानून बना भी दिया केंद्र सरकार ने जो उनकी शक्ति छीनता हो, तो उसको न्यायपालिका, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायालय है, उसको वो अवैध घोषित कर सकता है। यानी कि दोनों सरकारों को अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के दायरे में रहकर करना पड़ता है, तभी ये संभव हो पाता है कि शक्तियों का विभाजन हो। क्योंकि अगर शक्तियों का विभाजन नहीं तो संघात्मक नहीं। तो आज के इस लेक्चर से हमने एक चीज समझी कि भारतीय संविधान एक संघात्मक है, क्योंकि हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी है, ठीक है। और हम सारे जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको पूरा करते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर भी है, सुपरमेसी ऑफ कोर्ट्स भी है, रिजिड अमेंडिंग प्रोसीजर भी है, सूचियां बनी हुई हैं सारी। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।